ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री साइंस। तो बेटा आज क्या करेंगे? आज हम एक चैप्टर उठाएंगे क्लास प्लस वन का, जो कि है आपका फर्स्ट चैप्टर। पर हम इसे फर्स्ट नहीं कहते, हम इसे बेटा चैप्टर नंबर 0 कहते हैं, क्योंकि ये बेस बनता है हर चैप्टर। ये हर चैप्टर का क्या है बेटा? बेस है। इसलिए इसका नाम है बेटा मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स का हर चैप्टर इसके बिना अधूरा है। ये चैप्टर हर फिजिक्स के चैप्टर में काम आएगा। इसके बिना आपका ऊपर से तो क्वेश्चन सॉल्व सारा हो जाएगा, फिजिक्स से तो क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जहां पर नीचे मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपका क्वेश्चन रुक सकता है। तो मैथमेटिकल टूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना फिजिक्स अधूरी है। शॉर्ट फॉर्म में अगर बताऊं, कंपैरिजन करके बताऊं, तो आप ये कह सकते हो कि मैथमेटिकल टूल्स अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स का पोलियो हो सकता है। इसकी ड्रॉप्स लेना आपको जरूरी है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो जब हम मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पुट करना चाहिए कि जब भी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं, जब भी हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमें किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। वेन एवर वी स्टडी वन सब्जेक्ट वी डोंट नीड अदर सब्जेक्ट। तो हमें किसी दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी की जरूरत नहीं है, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है। तो सर, अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो मेरे को मैथमेटिक्स की क्यों जरूरत है? ये बेसिक क्वेश्चन है मेडिकल, जो बच्चों ने मेडिकल ली हुई है, कि हमें मैथ्स की क्यों जरूरत पड़ती है। तो उसका आज हम अक्सर पहले सबसे पहले इसी वीडियो में कोशिश करूंगा आंसर देने की। ये है व्हाई वी नीड मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बेटा इसका आंसर ना फिजिक्स की डेफिनेशन में छिपा हुआ है। इसका आंसर बेटा फिजिक्स की डेफिनेशन में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स का क्या मतलब होता है? तो देखो, फिजिक्स बेटा एक ब्रांच है साइंस की। फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द, किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ लॉज दैट गवर्न्स सम फिजिकल फिनोमिना। तो फिजिक्स बेटा एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ डील करेगी? वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करेगा बेटा फिजिकल फिनोमिनन्स के साथ। फिजिकल फिनोमिनन्स है, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, तो अभी इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा। तो एक फिजिकल फिनोमिनन है। लाइटनिंग होती है, वो एक फिजिकल फिनोमिनन है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, वो भी क्या है? फिजिकल फिनोमिनन। तो हर फिजिकल फिनोमिनन के पीछे कुछ लॉज होते हैं जो उसको चलाते हैं। अभी उन लॉज की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। अभी उन लॉज की स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स से अगर आपको कोई पूछे कि फिजिक्स क्या होती है, तो आपने सिर्फ इतना आंसर देना है कि फिजिकल फिनोमिनन्स के पीछे कुछ लॉज होते हैं। फिजिकल फिनोमिनन कुछ लॉज के कारण चलते हैं। लॉज मतलब कुछ असूल होते हैं फिजिकल फिनोमिनन के, उसको वो तोड़ नहीं सकते। उन असूलों के कारण वो चलते हैं, उन असूलों को वो फॉलो करते हैं। तो इस रीजन से जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स एक स्टडी है किस सब्जेक्ट की? लॉज की स्टडी है, फिजिकल फिनोमिनन की। ठीक है। अभी फिजिकल फिनोमिनन को अगर स्टडी करना है, अगर फिजिकल फिनोमिनन को तुम्हें स्टडी करना है, तो तुम्हें फिजिकल फिनोमिनन के पीछे फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना पड़ेगा, उनकी छुपी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने नाइन्थ अच्छी तरह से की है तो तुम्हें पता होगा कि ये पेन इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, असरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे लग रही है। ठीक है, तो असरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। लाइटनिंग, बादलों में लाइटनिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो हर फिजिकल फिनोमिनन को पढ़ने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। हर फिजिकल फिनोमिनन को पढ़ने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। और फिजिकल क्वांटिटी कैसे समझते हैं? हम उसको मेजर करते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, इन ऑर्डर टू स्टडी फिजिकल फिनोमिनन, सबसे पहले तो अगर आपको फिजिकल फिनोमिनन को समझना है, वी नीड, क्या हमें किस चीज की जरूरत है? हमें इस चीज की जरूरत है, वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज। उसको समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि जैसे बादल में लाइटनिंग हो रही है, तो लाइटनिंग किसके कारण हो रही है बेटा? चार्ज के कारण। और जैसे
पेन नीचे आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है? ग्रेविटी के कारण। अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो ये किसके कारण है बेटा? ग्रेविटी के कारण। तो मुझे इतनी बात समझ आई कि फिजिकल फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए क्या चाहिए होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए हमें चाहिए होती है मैथमेटिक्स। बिकॉज सो in order to measure physical quantities exactly, we need mathematics. For example, तो अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, पहले थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। रिवीजन में ये मैं बता रहा था कि फिजिक्स एक ब्रांच है जो किसकी स्टडी करेगी बेटा? लॉज की स्टडी करेगी। कौन से लॉज की? फिजिकल फिनोमिनन जिसके कारण चलते हैं। फिजिकल फिनोमिनन के पीछे फिजिकल क्वांटिटी छुपी होती है और फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जैसे मैं अभी कहूं कि कोई आपने बॉल फेंकी है नीचे को, फेंकी नहीं, छोड़ी है नीचे, ठीक है? तो आपने एक हाइट बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को छोड़ा, तो क्या होगा बेटा? बॉल नीचे आएगी। अभी वो बॉल की जो स्पीड है किस पे डिपेंड करेगी? आपने कितनी ऊंचाई से फेंका, ठीक है? तो इसमें हाइट मैटर करती है। तो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर आपको पता करनी है, तो एग्जैक्ट हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको पता करनी है, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, और आपको किसका वेट मेजर करना है, तो क्या मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटीज, मेजर फिजिकल क्वांटिटी, वी नीड मैथमेटिक्स। तो ये मेरे को इतनी बात समझ लगी कि हमें मैथमेटिक्स इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फिजिकल क्वांटिटीज को समझना हो, ठीक है? अभी देखो मैथमेटिक्स में सर क्लास, हायर क्लासेस जो हाई स्कूल होता है उसकी फिजिक्स में कौन सी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स आनी चाहिए? तो बेटा सबसे पहली होती है अलजेब्रा। सबसे पहली ब्रांच क्या है बेटा? अलजेब्रा। सेकंड बेटा है ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड बेटा आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड बेटा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे फिजिक्स के। फोर्थ बेटा आपको चाहिए डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अगर बेटा ये सब आपको आता है तो आपको कभी भी मैथ्स तंग नहीं करेगा फिजिक्स में, कभी भी मैथ्स तंग नहीं कर सकता फिजिक्स को। तो देखिए अभी हम कुछ टॉपिक्स अभी क्या करेंगे अलजेब्रा में, अलजेब्रा को शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे, कुछ टॉपिक्स अगली वीडियो में कवर। तो देखो अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा बेटा द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक ब्रांच है बेटा मैथमेटिक्स की जो किसके साथ डील करती है? ये द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of, the branch of mathematics which deals with the study of, ध्यान से सुनना, numbers, expressions, polynomials and equation। इन सभी का एक एक करके मतलब समझेंगे, तो उसे अलजेब्रा कहा जाता है। अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो चार चीजों के साथ डील करती है। पहला है बेटा नंबर, दूसरा है बेटा एक्सप्रेशन, तीसरा है बेटा पॉलिनोमियल्स और अगला है बेटा इक्वेशंस। तो जो अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो किसके साथ? नंबर्स के साथ डील करेगी, एक्सप्रेशन के साथ डील करेगी, पॉलिनोमियल्स के साथ डील करेगी और इसमें इक्वेशंस के साथ डील करेगी। तो एक एक कर हम इनका मतलब समझते हैं कि नंबर का क्या मतलब होता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है और इक्वेशन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला बेटा बात आती है हमारे पास नंबर्स, ठीक है? तो हमारे पास आपको पता है कि नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं, लेकिन आपको इनके मीनिंग नहीं पता कि 1 का क्या मतलब होता है, 2 का क्या मतलब होता है, ठीक है? ये नहीं पूछ रहा कि 1 1 होता है, ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1 रिप्रेजेंट करता है सिंगल क्वांटिटी को। 1 की खास प्रॉपर्टी ये है कि इसको अगर इसकी किसी भी साथ इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर 1 ही रहेगा, अगर इसको अपने साथ ही डिवाइड कर दो तो भी आंसर क्या रहेगा? 1। मतलब
कि 1 अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जो बेटा 1 है वो 1 अपना 1 ही रहेगा, चाहे उसको मल्टीप्लाई कर लो खुद से, चाहे उसको डिवाइड कर लो खुद से। बाकी नंबर ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जैसे मैं 2 की बात करता हूँ, तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 4, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2 है वो ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा कि वो अपने आप को ही प्रोड्यूस करे, 2 अपने आप को नहीं प्रोड्यूस कर रहा बार बार। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जबकि 1 एक ऐसी क्वांटिटी है जो मल्टीप्लिकेशन में भी खुद को ही प्रोड्यूस करती है और डिवीजन में भी क्या करती है, खुद को ही प्रोड्यूस करती है। तो यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह सकते हैं कि 1 रिप्रेजेंट करती है सिंगल क्वांटिटी। तो फिर सर 2 का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2? तो इट इज, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है 2 सिंगल क्वांटिटीज। तो जब 2 सिंगल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो 3 का मतलब क्या होगा सर, 3 सिंगल क्वांटिटीज। तो ये आपको समय लगे। 4 का क्या मतलब होगा सर, 4 सिंगल क्वांटिटीज। तो बेसिकली सर इतना मेरे को समझ आया है कि यहाँ तो 0 नंबर होगा या 1 नंबर होगा, बेसिकली यही चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2 1 ले आएंगे तो 2 बन जाएगा, 3 1 ले आएंगे तो 4 बन जाएगा, 4 1 ले आएंगे 4 बन जाएगा। तो बेसिकली क्या चल रहा है, 0 और 1 चल रहा है, या तो 1 होगा, सिंगल क्वांटिटी होगी या नहीं होगी। तो यहां से मैं बड़ी सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ, तभी में कंप्यूटर्स हैव बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर किस पे काम करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर किस पे काम करते हैं बेटा, बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 पे ही काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में 0 और 1 के अलावा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो 2 है ये क्या मतलब है, 2 सिंगल क्वांटिटीज, 3 का मतलब है 3 सिंगल क्वांटिटी मतलब 3 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। और 4 का क्या मतलब होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये बेटा मैं समझाना चाहता हूँ। तो अभी आपको पता चल गया कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते नंबर्स। नंबर्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल क्वांटिटीज को। कितनी सिंगल क्वांटिटीज है आपके पास, 1 एक सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, 2 दो सिंगल क्वांटिटीज को, 3 सिंगल क्वांटिटी को। और सिंगल क्वांटिटी क्या होती है, जो अपने आप को ही रिप्रोड्यूस करे अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उसे सिंगल क्वांटिटी कहा जाता है। तो इसका आपको, मेरे को लगता है नंबर्स आपको समझ लगे। तो फिर से एक, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, हम चैप्टर नंबर 0 पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको ये बताया कि फिजिक्स एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करेगी, लॉज के साथ, जो फिजिकल फिनोमिनन को चलाते हैं। फिजिकल फिनोमिनन के पीछे बेटा फिजिकल क्वांटिटीज छिपी होती हैं। फिजिकल फिनोमिनन के पीछे क्या छिपा होता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज छिपी होती है। और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। तो ये सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था ये एड्रेस हो गया कि हाँ भी फिजिक्स में मैथ्स की क्या जरूरत है। आगे मैथ्स में आपको 4 ब्रांचेज आनी चाहिए, ठीक है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि आप ये समझ सको कि आपको कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए, हाई स्कूल फिजिक्स में। आगे अगर आप बीएससी में हो तो फिर तो काफी आगे तक फिजिक्स मैथ्स पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट अलजेब्रा क्या होता है सर, वो वाली मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो किसके साथ डील करेगी बेटा, नंबर, पॉलिनोमियल्स, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन के साथ डील। जिसमें मैंने ये बताया आपको नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कुछ नहीं होते, सिंगल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो कितनी सिंगल क्वांटिटीज हैं उन्हें ही नंबर कहा जाता है। ठीक है, अभी ये अगर आपको पता चला गया तो मेरी बात सुनो। अभी बात करते हैं पॉलिनोमियल की। ये क्लास 10th में आपको शायद सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स। तो अभी इसकी बात करेंगे कि पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। तो देखिए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है वही समझेंगे अभी। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स एन, a naught xn, a1 xn minus 1, a2 xn minus 2, a3 xn minus 3, and so on up to an x raised to power 0.
is a polynomial expression. तो जो बेटा ये मैंने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन नहीं है, पहली बात ये एक एक्सप्रेशन। सर एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? एक्सप्रेशन मतलब होता है बेटा सिंपल, यू कैन से सिंपल relation between numbers and variable which is not equated, which is not equated. तो यहाँ पर बेटा एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता बेटा, एक नंबर्स को यूज करके और वेरिएबल को यूज करके अगर हम कोई लिख देते हैं कुछ, ये जैसे ये मैंने ये लिखा, और अगर वो इक्वेट ना हो उसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये कौन सा एक्सप्रेशन है बेटा? एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें ए नॉट, A1, A2, A3 ये सारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं किसके? एक्स एन के, एक्स एन माइनस वन के, एक्स एन माइनस टू के एंड सो। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है सर? जो आगे नंबर्स लगे हो। तो देखो ये 4x प्लस 4x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन का मतलब कुछ नहीं होता, जब हम नंबर्स और वेरिएबल को यूज करके कुछ लिख देते हैं, ठीक है, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। पर इसकी कंडीशन क्या है कि वो किसी के साथ भी इक्वेट नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वेट हो जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन व्हेन गेट्स इक्वेटेड बाय अनदर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो जब भी आप कोई एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हो किसी दूसरे एक्सप्रेशन में, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3, जब ये इक्वेट हो गया तो ये क्या बन गई? यही एक्सप्रेशन क्या किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? इक्वेशन में। यही एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट हो गया? इक्वेशन। तो वापस चलते हैं। तो मैंने ये बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जो इस फॉर्म में हो, ए नॉट एक्स एन, A1 xn माइनस वन, A2 xn माइनस टू, A3 xn माइनस थ्री एंड सो ऑन चलता जाएगा an x रेज़ टू पावर 0 तक, उसे हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। एक्सप्रेशन का मतलब बताया आपको कि हाँ भी अगर आप सिंपल नंबर्स यूज करते हो और क्या यूज करते हो? वेरिएबल्स, और एक चीज लिख देते हो, तो वो क्या बन जाएगी बेटा? आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा जब तक वो इक्वेटेड नहीं होगा। लेकिन जब वो इक्वेट हो गया तो वो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। द एक्सप्रेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। तो ये बेटा आपको बात ध्यान में रखनी है। तो मैंने क्या बताया था कि अलजेब्रा किसकी ब्रांच है? नंबर्स, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन। तो जिसमें हमने सीखा नंबर्स क्या है? सिंगल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर्स को और वेरिएबल्स को साथ में रखकर कुछ लिख देते हैं, वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन जिसमें सारे ही बाकी एक्सप्रेशन आ सकते हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो अपने अंदर सारे एक्सप्रेशंस को इंक्लूड कर सकता है। दैट इज ए नॉट एक्स रेज़ टू पावर एन, A1 xn minus 1, A2 xn minus 2, A3 xn minus 3 and an xn raised to power 0। उसे क्या कहेंगे बेटा? एक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, जिसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एक इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है? कुछ नहीं होती इक्वेशन। इक्वेशन जब कोई एक्सप्रेशन इक्वेट कर दिया जाता है किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम एक इक्वेशन कहने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने अभी एक लाइन कही कि जो पॉलिनोमियल होता है, ये जो पॉलिनोमियल, a polynomial is a general expression, एक जनरल एक्सप्रेशन है बेटा, which contain all expressions, इसमें सभी एक्सप्रेशन आ चुके हैं। जनरल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जनरल एक्सप्रेशन का मतलब होता है
कि इसमें आप कुछ भी लिख दो, अगर जैसे मैं ए नोट की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 4x⁵, 3x⁵, 7x⁸, तो ये सब इंक्लूड हो जाएगा बेटा इसके अंदर। तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, नोट्स आप साथ साथ में बनाई चलो ताकि क्या हो, आपको कोई दिक्कत ना आए। आगे बेटा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बाद भी बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर आप जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे, व्हेन ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड विद जीरो, अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे, जैसे ए नॉट एक्स एन, a1 xn minus 1, a2 xn minus 2, a3 xn minus 3 and so on an x0 को जीरो के साथ इक्वेट कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसमें बदल गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बदल जाएगा बेटा। शुरुआत से मैं अभी आपको बताया था कि एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब वो इक्वेट हो जाता है तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गेट कन्वर्टेड इनटू पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अभी जीरो से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और बेसिक समझते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अभी आपको ये जो अलजेब्रा की डेफिनेशन में बेटा जो हमने चीजें यूज की थी वो आपको पता चल जाएगी। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो किसके साथ डील करेगा बेटा, स्टडी ऑफ नंबर्स, नंबर्स मतलब सिंगल क्वांटिटीज, एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस हमने अभी पढ़े कि क्या होते हैं। कुछ भी अगर आप नंबर्स को और वेरिएबल्स के कुछ लिख के बना देते हो तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगा। और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सा होता है, जो अपने अंदर सारे ही एक्सप्रेशन को इंक्लूड कर लेता है। एक इक्वेशन क्या होती है, जब कोई एक्सप्रेशन बेटा इक्वेट हो जाएगा किसी के साथ, तो इक्वेट होके बेटा वो किसके साथ बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा बेटा, एक इक्वेशन बन जाएगा। एक्सप्रेशन गॉट्स कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। और नंबर समझ लग गया, एक्सप्रेशन समझ लग गया, पॉलिनोमियल समझ लग गया, और इक्वेशन भी समझ लग गया होगा। अभी देखते हैं कि अब हम अलजेब्रा एक्चुअल में पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो अभी समझा कि इसके अंदर कंपोनेंट्स कितने, ठीक है। तो अभी बात करनी है बेटा सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ कोफिशिएंट the highest power of a variable in polynomial equation is called degree of equation। क्या मैंने कहा, the highest power of variable in a polynomial equation is called degree of equation। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x3 plus 5x4 6x3 plus 2x4 plus 9x6 and so on equal to 0। तो अभी इस क्वेश्चन में से मैं पूछूं डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये 6 की हाईएस्ट पावर लग रही है, ये 6 हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये रहने दो, चाहे आप हाईएस्ट पावर लग रही है तो इसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 6, ठीक है। अभी जैसे आपको ये मैं बताऊं 4x4 प्लस 5x3 प्लस 6x2 प्लस 9x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर बेटा क्या आ रही है बेटा, हाईएस्ट पावर बेटा आ रही है आपकी 4। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरी डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है बेटा 4। डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन कितनी है बेटा 4। 5x 6, 9x 11, 8x 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है बेटा 11,
तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हुई बेटा आपकी 11। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हुई बेटा आपकी 11। तो हमने बेटा क्लासिफाई कर लिया हुआ है पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। तो क्लासिफिकेशन की हुई है हमने ऑफ इक्वेशंस। तो जो सबसे पहली बेटा डिग्री अगर हम 1 रखेंगे, तो डिग्री अगर 1 रखेंगे हम, तो हमारे पास बनती है बेटा लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनती है बेटा लीनियर इक्वेशन, जो आप 9th क्लास में पढ़ के भी आए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि डिग्री 1 अगर रख देंगे तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा ए एक्स प्लस बी। इस जनरल फॉर्मेट क्या होता है लीनियर इक्वेशन का बेटा ए एक्स प्लस बी। अगर बेटा डिग्री आपकी 2 बनती है तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आती है बेटा क्वाड्रेटिक। ये चैप्टर नंबर 4 था बेटा आपकी क्लास 10th का, आपने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा। तो डिग्री अगर 2 रखते हो तो कौन सा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इधर फॉर्मूला बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाता है। अगर डिग्री बेटा आप 3 रखते, अगर आप डिग्री आपने क्या रखी बेटा 3 डिग्री रखी, तो ये बन जाती है बेटा क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन जाती है बेटा क्यूबिक इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 जरूरी है, क्योंकि हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेटेड तो होगी। अगर बेटा आप डिग्री 4 रख देते हो तो वो बनती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं बेटा। कई बुक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होता है, कई बुक में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होता है, कई बुक्स में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होता है। उसका फॉर्मूला बनता है बेटा ए एक्स 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। अगर आप डिग्री बेटा 5 रखते हो तो उसे बेटा कहते हैं क्विंटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहते हैं बेटा उसे क्विंटिक इक्वेशन। उसका फॉर्मूला होता है बेटा ए एक्स 5 बी एक्स 4 सी एक्स 3 डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0। इसे बेटा क्विंटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे को समझ लगी कि हाँ जी भी सर, अभी हमने क्लासिफाई भी कर लिया कि इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं। अगर 1 रखेंगे तो लीनियर इक्वेशन दैट इज ए एक्स प्लस बी। डिग्री 2 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 रखेंगे क्यूबिक, डिग्री 4 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक भी आ सकती है और आपकी बाई क्वाड्रेटिक भी आ सकती है। और अगर डिग्री 5 रखोगे तो आपको बेटा क्विंटिक इक्वेशन QUINTIC क्विंटिक इक्वेशन लिखने को आपको मिल सकती है, क्विंटिक इक्वेशन। नाउ अगर ये आपको समझ लग गया, ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बेटा रूट्स ऑफ इक्वेशन की। रूट क्या होती है इक्वेशन, रूट्स क्या होती है इक्वेशन, है ना। तो ये समझते हैं बेटा रूट्स वो वैल्यू होती है, तो क्या रूट्स भी कहा जाता है और कई बुक्स में जीरोस ऑफ इक्वेशन भी लिखा हो, तो मैं वो समझाने लग रहा हूँ। रूट्स ऑफ इक्वेशन या जीरोस ऑफ इक्वेशन वो वैल्यू होती है बेटा वेरिएबल की, जो अगर आप इक्वेशन में रख दो तो आपकी पूरी इक्वेशन 0 बन जाए। आपकी पूरी इक्वेशन क्या बन जाए 0। रूट्स वो वैल्यूज हैं जिसको बेटा अगर आप इक्वेशन के अंदर में रख दोगे। रूट्स वो वैल्यू हैं जिसको अगर आप इक्वेशन में रख दोगे तो क्या होगा, आपकी इक्वेशन बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रूट्स इक्वेशन are the values of variable, ठीक है, which when substituted, अगर इनको बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए किसमें इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन, अगर इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा बेटा इक्वेशन में, द होल इक्वेशन रिड्यूसेस टू 0। द होल इक्वेशन जो है इसमें चेंज हो जाएगी बेटा 0 में बदल जाएगी। द होल इक्वेशन रिड्यूसेस टू 0। फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन से। तो अगर आपके पास है 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x इधर चल जाएगा -3 और x की वैल्यू आएगी -3/4।
अगर बेटा इस -3/4 को अगेन आप रखते हो इसी इक्वेशन में 4x + 3, तो देखो क्या होगा, -3/4, तो 4 से 4 तो कट जाएगा और -3 + 3 दैट इज 0। तो देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि x एक वो वैल्यू है, x को अगर हम सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास, उसको इक्वेशन में रखने पे हमारा सोल्यूशन क्या हो जाती है, पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लीनियर इक्वेशन किसमें, कोई भी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। अभी आपकी बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको आती होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है बेटा, ax² + bx + c की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है बेटा, ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि इसका आप रूट्स श्रीधराचार्य मेथड से निकाल सकते हो, श्रीधराचार्य मेथड से निकाल सकते हो। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, ये क्या कहता है, -b ± √b² - 4ac/2a। तो मैं करके बताता हूँ कि जैसे आपका है x² - 4x - 4, तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। क्या आएगा बेटा, यहाँ पर a आपका हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर 1 लगा हुआ है, b आपका हो गया -4 और c आपका भी क्या हो गया, -4। तो देखो बेटा क्या आंसर आएगा, -b, तो -b ± √b² क्या है बेटा आपका, -4 की स्क्वायर, 4a कितना बेटा आपका 1 और c कितना बेटा आपका -4, c कितना आपका बेटा -4/2a। तो जो सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है और अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 4 ± यहाँ पर 4 -4 की स्क्वायर बेटा 16, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा बेटा 16/2, तो 4 ± √32/2। तो ये दो आपकी रूट्स आ जाएंगी, 4 + √32/2। इसको अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक और करके देख लेते हैं, अगर नहीं पता चला तो देखो, 5x² + 6x + 4, ठीक है, ये है, ठीक है, -4 कर लेना। तो यहाँ पर a तुम्हारा कितना आ जाएगा 5, b तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 और c का आ जाएगा -4। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, -b ± √b² - 4ac/2a। अभी देखो -b, तो -6 ± 6 की स्क्वायर, 4 इंटू a कितना बेटा आपका 5 और c कितना बेटा आपका -4/2 टाइम्स a दैट इज -6 ± 36 बेटा, 6 की स्क्वायर 36 होती है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 इंटू 5 जो होता है बेटा 80 इंटू 10। अभी देखो -6 ± 126/10 -6 ± 126/10, ये आपकी रूट के आंसर होंगे। तो ये श्रीधराचार्य से आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी बेटा रूट्स अगर सपोज कर लो अल्फा बीटा, यहाँ पर नहीं लिखते, कर लो, अगर इसकी रूट्स बेटा अल्फा बीटा, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो क्या आती हैं बेटा, इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अगर तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट अल्फा और बीटा आती है तो तुमने याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होगा, इसके बराबर होगा -b/a। और बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो c/a के बराबर है। ये तुम्हारे क्या रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज
अगर आगे लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं है बेटा यहाँ पर, सी क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, क्या होती है बेटा, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होती है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं अगर पूछूं तुमसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब मैं तुमसे सीधा पूछूं सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स कुछ नहीं सर, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ -4 ओवर 1, दैट इज आपका सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, 4 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लूं अगर आपसे, तो आपको होगी सर कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अपने यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज 3 तुम्हारा आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको बात रखनी है। तो एक और कर सकते हैं कि तुम्हारे पास अगर है x 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो यहाँ पर मुझसे पूछा जाए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, तो तुम क्या कहोगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ माइनस b अपॉन दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x तो खुद ही माइनस में है, तो इट्स -6 ओवर a क्या है तुम्हारा 2, तो 6/2 दैट इज 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कौन सा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो तुम्हारा किसके बराबर होगा, c/a दैट इज 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को लगता है इतनी तुम्हें समझ लग गई है। अभी इसके बाद तुम्हें क्या सीखना चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सीखा था बेटा कि हम मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स एक ब्रांच है जो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करती है, और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ अगर वो डील करती है, तो मेरे को इतनी बात समझ आती है कि इसमें उसको मेजर करना पड़ेगा, और मेजर किससे, किसकी मदद से होता है, मैथमेटिक्स की मदद से। हायर क्लास में आपको 4 ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स आएंगी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा में क्या सीखोगे आप, अलजेब्रा में ये सीखोगे कि वो वाली ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसके साथ डील करती है, नंबर्स के साथ डील करती है, एक्सप्रेशन के साथ डील करती है, इक्वेशंस के साथ डील करती है, पॉलिनोमियल के साथ डील। नंबर क्या होते हैं बेटा, नंबर कुछ नहीं होता बेटा, सिंगल क्वांटिटीज होती है। नंबर क्या होता है बेटा, सिंगल क्वांटिटीज होती हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल बेटा एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो बाकी सभी एक्सप्रेशन को अपने अंदर समेट सकता है, और किस फॉर्म में होता है बेटा, a नॉट xn a1 xn -1 a2 xn -2 a3 xn -3 एंड an xn z। एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या कुछ नहीं होता, एक्सप्रेशन बहुत इजी होता है। कुछ नंबर्स को और कुछ वेरिएबल्स को अगर हम इकट्ठे, एक ही वेरिएबल को इकट्ठे मिला देते हैं तो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। और इक्वेशन क्या होती है, जब एक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया जाता है किसी भी चीज के साथ, तो वो क्या बन जाती है बेटा, एक इक्वेशन बन जाती है। तो जो जब हम इन सभी चारों चीजों की स्टडी करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा को स्टडी कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, जब हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जीरो के साथ क्रिएट कर देते हैं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी बेटा किसी भी वेरिएबल की, ठीक है, उसे डिग्री को कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी आई थी 6, यहाँ पर हमारी आई 4, यहाँ पर हमारी आई 11। उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की इक्वेशन की, जो किसके बराबर आई, पहली डिग्री अगर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन, 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 तो क्यूबिक, 4 तो बाई क्वाड्रेटिक, और 5 तो क्विंटिक इक्वेशन। और उनकी फॉर्मेट्स भी, जनरल फॉर्मेट्स भी हमें पता है। फिर हमने सीखा आपकी क्लास में जो इंपॉर्टेंट है कि रूट क्या होती है। रूट क्या होती है, वो वैल्यू एक्स की जब जो इक्वेशन में रख दी जाए तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को तो आपको सॉल्व करना आता ही, क्वाड्रेटिक को हम श्रीधराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है उनका क्या रिलेशन होता है। थैंक यू। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई, समझ लगा, तो प्लीज लाइक,
शेयर एंड फॉलो।